गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाउ को श्रेक एकेडमी में वापस देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि नैन क्यू ने भी टैंग सेक को ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद सभी लोगों की मुलाकात टैंग वुतोंग से होती है। यू हाउ की तरह सब लोग भी टैंग वुतोंग को वैंग डोंगर समझ लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही यू हाउ सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता है, जिसके बाद यू हाउ अपने साथ बीबी, टैंग वुतोंग, जू शैंसी और जियांग नानन को स्पिरिट पगोड़ा लेकर जाने लगता है। जहाँ जाते हुए रास्ते में यू हाउ टैंग वुतोंग को सोल मास्टर और स्पिरिट मर्ज टेक्निक के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह सोल मास्टर्स और सोल बीस की सोल मर्ज करके दोनों को ही फायदे मिलते हैं। जिसके बाद सभी लोग स्पिरिट पगोड़ा पहुंच जाते हैं, जहां स्वैन पीजी पहले से ही मौजूद होती है। अब स्पिरिट मर्ज टेक्निक शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले आगे आता है बीबी और बीबी की सोल को मर्ज किया जाता है 10,000 साल वाले हेवनली ड्रैगन हाउस के साथ, जिसकी वजह से बीबी अब लेवल 72 पर पहुंच जाता है। उसके बाद जियांग नानन की सोल को 30,000 साल की कल्टीवेशन वाले रूट्स ऑफ टेंडन के साथ मर्ज किया जाता है। फिर बारी आती है जू शैंसी की, जिसकी सोल 30,000 साल वाला गोल्डन टॉर्टोइस के साथ मर्ज कर दी जाती है और गोल्डन टॉर्टोइस से मिले गार्जियन गोल्ड को यू हाउ अपने पास स्टोर कर लेता है। उस गार्जियन गोल्ड को खाते ही यू हाउ के रियलम में हलचल सी होना शुरू हो जाती है। यू हाउ के रियलम में बैठे स्काई ड्रीम और बाकी सभी सोल स्पिरिट्स इस हलचल को देख पा रहे थे। ये सभी बड़े ही हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ के रियलम में गोल्डन रेज आती हैं, जिसके बाद 3 हेवनली आइज भी हमें नजर आती हैं। तभी स्काई ड्रीम खड़ा होकर बताता है कि ये असल में डिवाइन रियलम की तरफ से बुलावा है। जिसके बाद हमें गॉड भी यू हाउ के रियलम में आते हुए दिखते हैं। असल में यू हाउ को डिवाइन रियलम की तरफ से डिवाइन पोजीशन के लिए बुलावा आया है, लेकिन यू हाउ ने जो अभी गार्जियन गोल्ड लिया उसकी वजह से यू हाउ इस डिवाइन पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये बहुत ही खास मौका था जो कि हजारों में सालों में किसी एक इंसान को मिलता है। उस गार्जियन गोल्ड की वजह से यू हाउ के रियलम में आए हुए गोल्ड भी वापस चले जाते हैं। ये सब देखकर सोल स्पिरिट्स भी समझने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब कुछ दाई तियान के रिवर्स स्केल की वजह से हो रहा है। गार्जियन गोल्ड क्योंकि दी तियान के स्टार दो फॉरेस्ट लेक में था, इसलिए दी तियान यहाँ इंटरप्ट कर पा रहा है। जिसके बाद हमें दी तियान की आवाज सुनाई देती है, जो यू हाउ से कहता है कि क्योंकि तुम मेरे इंपीरियल ऑस्पिशियस बीस्ट को कैरी करते हो, इसलिए तुम अब हमेशा के लिए सिर्फ स्टार दो फॉरेस्ट में ही रह सकते हो। जब यू हाउ अपने रियलम में आकर स्काई ड्रीम से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ये मौका दोबारा भी ले सकता हूँ। जिसके बाद स्काई ड्रीम पूछता है कि कैसे, क्योंकि ये मौका तो 1000 साल में एक बार मिलता है। जिसके जवाब में यू हाउ कहता है कि इसके लिए मैं दी तियान को हरा कर ही रहूंगा। स्वैन बीजी भी दी तियान की ये हरकत देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है कि क्यों दी तियान ने यू हाउ से इतना खास मौका छीन लिया, लेकिन यू हाउ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हाउ ने अब फैसला ले लिया है कि वो दी तियान को मारकर ही दम लेगा। साथ ही यू हाउ कहता है कि दी तियान मुझे रोक सकता है, लेकिन हेवंस को नहीं। कोई भी बीस्ट स्काई को कवर नहीं कर सकता है, जिसका मतलब अब दी तियान को हराकर यू हाउ वापस से इस मौके को पाने के लिए पूरी उम्मीद लगाए हुए है। यू हाउ का ये हौसला देखकर सभी सोल स्पिरिट्स भी यू हाउ का पूरी तरह से साथ देने की बात कहते हैं। इसी के साथ सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यू हाउ, टैंग वुतोंग, जू शैंसी और जियांग नानन और बीबी अब स्पिरिट फ्यूजन प्रोसेस को पूरा करके वापस टैंग सेक्ट आ रहे हैं। तभी रास्ते में बीबी यू हाउ से गार्जियन सोल से हुई हलचल के बारे में पूछता है, जिस पर यू हाउ बीबी से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो सिर्फ एक फोर्स थी दी तियान ने मेरी बॉडी में डाली मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। असल में यू हाउ यहाँ बीबी और बाकी सभी को सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। लेकिन पीछे चल रही टैंग वुतोंग सब सुन लेती है। साथ ही टैंग वुतोंग समझ जाती है कि वो औरत डिवाइन रियलम का था और यहाँ यू हाउ ने एक बहुत बड़ा मौका मिस कर दिया है। जिसका मतलब टैंग वुतोंग समझ जाती है कि यहाँ यू हाउ ने बीबी से झूठ बोला है। जिसके बाद यू हाउ मजाकिया होकर जू शैंसी को याद दिलाता है कि उसका गार्जियन गोल्ड मेरे पास है। जिस पर जू शैंसी तुरंत ही उसको वहाँ फेंकने के लिए यू हाउ से कहता है और दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग टैंग सेक पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुंचकर यू हाउ को उसके साथ जुड़ने के लिए टैंग सेक से 3 और लोग मिलते हैं, नैन कीकी, गुई और ओल्ड जी।
और बीबी वहीं टैंक सेक में रुक जाता है। जिसके बाद यू हाओ बीबी को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से अपनी टीम के साथ आगे के लिए निकल जाता है। रास्ते में तांग वुतोंग मौका देखकर यू हाओ के पास आती है और यू हाओ से बीबी को बोले हुए झूठ के बारे में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। साथ ही वो बताती है कि वो समझ गई थी कि ये ऑरा डिवाइन रियलम का था, जो कि दी तियान ने प्रोटेक्ट नहीं किया बल्कि उसको इंटरप्ट करके तुमसे डिवाइन पोजीशन पाने का मौका छीन लिया। जिस पर यू हाओ तांग वुतोंग को बता देता है कि वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन तभी यू हाओ तांग वुतोंग से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, क्या तुम्हें डिवाइन रियलम के बारे में पता है। जिसके जवाब में तांग वुतोंग बताती है कि थोड़ा बहुत मुझे पता है। साथ ही कहती है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी फिर कभी तुमको ना मिले। दोनों ही आसमान में चिड़ियों को देखकर एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तभी तांग वुतोंग की फिक्र को देखकर यू हाओ इससे उसका कारण पूछता है कि तुम मेरे लिए परेशान क्यों हो। लेकिन तांग वुतोंग इस बात को टाल देती है। जिसके बाद शाम हो जाती है। सभी लोग बादलों के बीच उड़ते हुए जा रहे थे कि तभी यू हाओ मन ही मन वैंग डोंगर के बारे में सोच रहा है कि डोंगर बेशक मुझे भूल गई है लेकिन उसे अभी भी मेरी फिक्र है। साथ ही खुद से बातें करते हुए यू हाओ कहता है कि मैं उस डिवाइन पोजीशन को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मेरे दिल के सबसे खास इंसान तुम हो। वहीं तांग वुतोंग भी अपने मन में यू हाओ को लेकर यही सोच रही है। यू हाओ कितना मिस्टीरियस और पावरफुल पर्सन है। जिसके बाद सीन बदलता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि नदी के किनारे एक बॉनफायर लगाया हुआ है जहाँ सभी लोग बैठकर बनी ग्रिल्ड फिश को खाने के लिए बड़ी ही उत्सुक होकर बैठे हैं। तांग वुतोंग भी सभी लोगों के पास आ जाती है। तभी तांग वुतोंग अपनी हेवनली आई से सभी फिशेस को देख लेता है और वहीं बैठे बैठे अपनी बार से पूरी नदी को बर्फ में जमा देता है। जिसके बाद यू हाओ एक ही बार में बहुत सी मछलियों को पकड़कर बॉनफायर के चारों ओर लगा देता है। तांग वुतोंग यू हाओ की स्किल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जब जियांग नानन तांग वुतोंग के पास आकर बैठती है और बताती है कि यू हाओ ने पहले फिश ग्रिलिंग का काम किया हुआ है। साथ ही जियांग नानन बताती है कि वो यू हाओ से इसी ग्रिल्ड फिश के स्टॉल पर ही मिली थी। वहीं नान की जू शैंसी, गुई और ओल्जी सभी फिश ग्रिल होने का इंतजार कर रही हैं। तभी जू शैंसी ओल्जी से जब तक फिश बनती है तब तक के लिए बाहर घूमने की कहती है। ओल्जी समझ जाता है कि जू शैंसी यहाँ कुछ फाइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा है और वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। तभी नान की भी गुई को अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाती है। जियांग नानन भी वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है। असल में ये सभी लोग जानबूझकर यू हाओ और तांग वुतोंग को अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद बॉनफायर के पास सिर्फ यू हाओ और तांग वुतोंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू शैंसी और ओल्जी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जू शैंसी अभी मिले स्पिरिट सोल का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों की फाइट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट हो रहा है। वहीं जियांग नानन नान की और गुई से इस फाइट का लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं। दोनों ही अपनी स्किल्स का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जू शैंसी और ओल्जी के बीच की ये लड़ाई बहुत ही आइकॉनिक लेवल की होती जा रही है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। ओल्जी अपनी जजमेंट स्वॉर्ड से और जू शैंसी अपनी ज़्वान वू टेक्निक का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जू शैंसी अपनी बड़ी हुई पार को यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। ओल्जी की जजमेंट स्पॉट टेक्निक्स और जू शैंसी की ज़्वान वू टेक्निक्स दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल की टेक्निक्स हैं। इसलिए कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही ओल्जी अपनी स्पॉट से अटैक करता है, जू शैंसी तुरंत ही अपनी ज़्वान वू शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। दोनों के फाइटिंग स्किल्स इतने शार्प लग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जिसके बाद हमें दोनों के बहुत से बड़े अटैक्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे ओल्जी का जजमेंट स्वॉर्ड से सोल एनिहिलेशन, जिसके डिफेंस में जू शैंसी का ज़्वान वू सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से वहाँ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट होता है कि उसका असर यू हाओ और तांग वुतोंग तक भी देखने को मिलता है। लेकिन तभी एक साथ दोनों अपनी पार से उस ऑरा से खुद को और अपनी ग्रिल फिशेस को बचा लेते हैं। यू हाओ तांग वुतोंग को उसकी मदद करते देख बहुत अच्छा फील करता है। वहीं जू शैंसी और ओल्जी की लड़ाई भी अभी जारी थी, जहाँ जू शैंसी अब लड़ाई खत्म करके विनर चुनने की बात कहता है। जिसके बाद दोनों के बीच फाइनल बैटल शुरू होती है। तभी हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते ओल्जी 7 सोल स्किल यानी मार्शल सोल ट्रू बॉडी पा लेता है। वहीं जू शैंसी अपनी 7 सोल स्किल ज़्वान वू ट्रू बॉडी को अटेन कर लेता है। जिसके बाद दोनों ही पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नजर आते हैं। इस वक्त दोनों के बीच की फाइट देखने में और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इस लड़ाई से ऐसा तूफान आता है जिसमें बहुत से पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं।
इस तूफान से ही हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों की पास अब कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जिसके बाद फाइनली तूफान शांत हो जाता है और दोनों के बीच ये लड़ाई रुक जाती है। जिसके बाद दोनों वापस जमीन पर आ जाते हैं। तभी जू शैंसी अपनी हार मानकर ओल्ड सी को इस प्रैक्टिस के लिए शुक्रिया करता है और वहाँ से सीधा जियांग नैनन के पास चला जाता है। जू शैंसी सीधा जाकर जियांग नैनन को खुशी से उठा लेता है। असल में जू शैंसी इसलिए खुश है क्योंकि इस प्रैक्टिस से उसे अपनी पार को कंट्रोल करना आ गया है। अब जू शैंसी पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद सभी लोग वापस यू हाओ के पास उसकी ग्रिल की हुई फिश खाने के लिए पहुंच जाते हैं। देखने में यू हाओ की फिश का कोई जवाब नहीं, साथ ही उससे आती हुई खुशबू से सभी के मुंह में पानी आ रहा था। सभी लोग ग्रिल फिश खाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद सभी के बीच पहले कौन इस फिश को खाएगा उस पर बहस छिड़ जाती है। तभी तांग वुतांग यहाँ बाकी लोगों को पहले खाने का मौका देती है, लेकिन जियांग नैनन तभी बोलती है कि हम में से जो भी सबसे छोटा है वो इस फिश को पहले खाएगा। जिसको सुनते ही नानकी की तुरंत ही गुई से उसकी उम्र के बारे में पूछती है। गुई की उम्र 22 साल है। ये सुनकर नानकी एक्साइटेड होकर कहती है कि मैं तुमसे छोटी हूँ, मेरी उम्र 20 साल और 3 महीने है। तभी जियांग नैनन तांग वुतांग की उम्र पूछती है, जिसमें तांग वुतांग बताती है कि वो 18 साल की है। तांग वुतांग की उम्र सुनकर नानकी हैरान हो जाती है और सभी लोग नानकी पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद यू हाओ खड़ा होकर सबसे पहली फिश तांग वुतांग को खाने के लिए देता है। तांग वुतांग उस फिश का पहला बाइट लेते ही खुद को यू हाओ की तारीफ करने से नहीं रोक पाती। तभी यू हाओ बताता है कि उसने इस फिश में अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया है, जिससे इस फिश का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सभी लोग खड़े यू हाओ और तांग वुतांग को देख रहे हैं, जहाँ जू शैंसी और जियांग नैनन को यू हाओ और तांग वुतांग के बीच प्यार महसूस हो रहा है। वहीं यू हाओ आगे बढ़ता हुआ कहता है कि इस फिश में उसने अपने लोगों का प्यार भी मिलाया है। उसने ये स्किल अपनी मदर से सीखी जब वो छोटा था। ये यू हाओ की मदर की एक खास रेसिपी है। यू हाओ की बातों से तांग वुतांग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन यू हाओ की स्किल्स की बहुत तारीफ करती है। जिसके बाद बाकी सभी भी फिश खाते हैं और वहाँ से व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने पहुँच जाते हैं। जहाँ गेट पर पहुँचते ही यू हाओ गेटमैन्स को बताता है कि वो सभी शेक यूनिवर्सिटी से आए हैं और उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट आर्मी ग्रुप को सपोर्ट करे। तभी जू शैंसी मास्टर ज्वान के द्वारा दिए हुए लेटर दिखाते हुए कहता है कि ये व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए है। गेटमैन्स यू हाओ को देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही यू हाओ है जिसने स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर स्पिरिट पगोड़ा की स्थापना की है। गेटमैन्स तुरंत अंदर जाकर ड्यूक को यू हाओ के आने की खबर देता है। जिसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ व्हाइट टाइगर ड्यूक, प्रिंसेस यूजियो, दाई लाओली और सभी पहले से ही मौजूद हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ को वहाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं पास ही में खड़ा ड्यूक का बेटा यू हाओ के बारे में बताते हुए कहता है कि यू हाओ शेक एकेडमी के यंग जनरेशन का नंबर 1 जीनियस है। साथ ही यू हाओ सी गॉड पवेलियन के सबसे यंग मेंबर भी है। तभी यू हाओ बताता है कि स्पिरिट पगोड़ा को स्थापित करने में शेक एकेडमी और स्टार दो फॉरेस्ट का भी बराबर का साथ है। तभी प्रिंसेस यूजियो आगे आकर यू हाओ की प्रशंसा करते हुए कहती है कि बिना तुम्हारी स्पिरिट सोल्स पर रिसर्च के स्पिरिट पगोड़ा कभी स्थापित नहीं हो पाता और अब स्पिरिट पगोड़ा सोल मास्टर्स के लिए मंदिर के समान है। साथ ही प्रिंसेस यूजियो वॉर खत्म होने के बाद खुद स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर में आने की इच्छा भी जताती है, जिसे सुनकर यू हाओ उनका शुक्रिया करता है। तभी जू शैंसी व्हाइट टाइगर ड्यूक को मास्टर ज्वान के द्वारा दिया गया लेटर देता है। प्रिंसेस यूजियो यू हाओ और बाकी सभी को वॉर के बारे में जानकारी देते हुए बताती है कि ये कंफर्म हो चुका है कि सन मून एम्पायर का टारगेट हेवनली सोल एम्पायर है। वहीं स्पिरिट एम्पायर ने अपनी सेना मदद के लिए भेज दी है। साथ ही प्रिंसेस यू बताती है कि हमने भी अपनी ओर से बहुत से प्रयास करे थे सन मून एम्पायर को रोकर रखने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाए। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे के काम की जिम्मेदारी यू हाओ को देता है। तभी ड्यूक का बेटा आगे आकर यू हाओ को बताता है कि सन मून एम्पायर की सोल गाइड टूल्स की वजह से उन्होंने हमारे ड्यूक के आर्मी के सारे सोर्सेस जिससे वो जानकारी निकाल सकते थे ब्लॉक कर रखे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस वक्त अपने दुश्मन की कोई जानकारी नहीं है। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ से उसकी कुछ एबिलिटीज को दिखाने की इच्छा व्यक्त करता है, जिस पर तुरंत ही यू हाओ अपनी हेवनली आइज का यूज करके न सिर्फ खुद बल्कि वहाँ खड़े सभी लोगों को अपने आसपास की बनाई हुई स्ट्रैटेजी दिखा देता है, जिसे देखकर सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक को याद आता है कि यही सेम स्पिरिचुअल शेयर करने वाली टेक्निक उस इंसान को भी आती थी जिसने ड्यूक की जान 2 बार बचाई है, लेकिन ड्यूक ने आज तक उस इंसान का चेहरा नहीं देखा है। व्हाइट टाइगर ड्यूक अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद यू हाओ आगे आकर
वॉर की बात करना शुरू कर देता है, जिसमें यू हाओ सन मून एम्पायर की एरियल ब्लॉकेड को डिस्कस करते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्हें तोड़ा भी जा सकता है। ये सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक और प्रिंसेस जियो तो बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। यू हाओ आगे अपनी स्ट्रैटेजी बताते हुए कहता है कि सन मून एम्पायर के सोल गाइड डिवाइसेस सिर्फ 5000 मीटर के एल्टीट्यूड तक ही जा सकते हैं। वहीं अगर कोई टाइटल डॉलर यू हाओ को 5000 मीटर के ऑल्टीट्यूड से ऊपर ले जाए तो यू हाओ सन मून एम्पायर के सोल गाइड डिवाइस को ऊपर से ग्लाइड करके सीधा मिंगदो माउंटेन रेंज जाकर जानकारी निकाल सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम आपसे जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।